Hi all of you, dear friends, all the aspirants. हमारे साथ निखिल चौहान है. निखिल चौहान इस बार 619 रैंक रखा है and he is among the toppers of qualified examination. And बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है निखिल का. निखिल, सबसे पहले तो congratulations. Thank you very much. It has not been an easy journey for you, despite the fact that you were among the better students. So congratulations. Thank you very much. तो क्या this is a sense of relief, a sense of victory, a sense of some ambitions not met? What is the feeling here? Sir, I think firstly, since it was my last attempt, so I think it is a sense of relief. At least years of hard work has culminated into something. Though basically that you mentioned that ambitions not completely met, so that aspect is there, but I think that relief that in the end at least I ended on a high with getting a rank. I must say, Nikhil has been a very good student. और आप सब इनसे इंस्पायर हो सकते हैं. Comes from a small town in western UP from near Bijnor, and he studied in a village school first. और धीरे धीरे पढ़ते हुए अच्छा करते हुए he went to as far as IIT Delhi. IIT Delhi में आपने ग्रेजुएशन किया 2018-19. Sir, 19 में किया. And then he went in the process. And what you all must learn and we will discover from him is कि what was his journey, क्या mistakes हो रहे थे, क्या वो ठीक कर रहे थे. तो निखिल, this is a curious question from me. You have been a good student and IIT से है तो एक पढ़ने का आपको एक कल्चर है, एक पढ़ने का एक डेडिकेशन होता है. You're not the frivolous ones. इसके बावजूद आपको इतना टाइम लग गया. You have been through 4 names and 2 interviews. तो क्या रीजन था? What was the reason why it took you so much of time? What were you missing in the initial years? सर डेफिनेटली स्टूडियस थे और पढ़ते थे, तो मेहनत तो काफी की थी, बट आई थिंक टाइम इसलिए ज्यादा लग गया कि आई थिंक ज्यादा जो नहीं पढ़ना चाहिए था उस सब में टाइम वेस्ट किया. आई थिंक एग्जाम का जो प्रोसेस है वो समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज आई थिंक एग्जाम हैज अ फिक्स्ड सिलेबस एंड देन वी हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आई थिंक उन दोनों को फोकस में रख के तैयारी की होती तो आई थिंक जल्दी हो जाता. बट थोड़ा सा अप्रोच ये गलत हो गया कि ये था कि यूपीएससी है और यहाँ पे सब कुछ पूछा जाता है, तो बहुत नॉलेजेबल बनने की कोशिश की. तो आई थिंक नॉलेजेबल तो काफी बन गए, बट आई थिंक जो एग्जाम का जो सेटअप था उसमें फिट नहीं हो पाए. तो यहाँ पे थोड़ा इशू रह गया. आई थिंक कि एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन ना होके थोड़ा सा नॉलेज सेंट्रिक चली गई प्रिपरेशन. इट्स वेरी नाइस आइडिया ऑफ योर्स, बिकॉज ये मिस्टेक हर बच्चा करता है. उसे लगता है कि 8-15 घंटा पढ़ना पड़ता है और 10 किताबें पढ़नी पड़ती हैं और कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा. एग्जामिनेशन वाकई में इतना रैंडम है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस पूछना, या फिर उसका एक पैटर्न है जो डिकोड कर सकते हैं? सर देखिए, इसके 3 स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. तो आई थिंक पहले तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा हर एक स्टेज को अलग अलग. वेरी गुड. तो आई थिंक जैसे प्रीलिम्स होता है तो उसमें आते तो क्वेश्चन काफी रैंडम ही हैं, लेकिन अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका लिंक पहले पिछले सालों के जो पेपर्स में आए हुए हैं उनसे होता है. तो अगर हम उतने क्वेश्चंस को, अगर ऐसे 5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उनको हम रिकॉग्नाइज कर लें और बाकी हमारे जो प्रिपरेशन है, जो एवरेज हमें अपनी नॉलेज है उससे जाएं, तो आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस का सर 10 मार्क्स का आपको लीड दे देगा. हमें एक्चुअल में क्वालिफाई ही तो करना है जैसे प्रीलिम्स में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको बहुत फायदा मिल जाएगा. तो जो रैंडमनेस थी वो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन काफी रैंडम हो, तो हमें उस रैंडमनेस को बीट करने के लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. तो कौन सा पैटर्न वाला क्वेश्चन है उसको पकड़े पहले, ना कि एनी रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट. एग्जैक्टली, बिकॉज 100 क्वेश्चन होते हैं, सारे थोड़ी ना अटेम्प्ट करने होते हैं. वो तो कुछ तो स्किप भी कर सकते हैं, कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. लेकिन आप पे कितने मार्क्स आया करते थे प्रीलिम्स में? तो प्रीलिम्स तो मेरा आई थिंक अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा था. तो मेरा बेसिकली सेकंड अटेम्प्ट में 130 आ गए थे. और उसके बाद से जो है जब भी मेरा क्लियर होता था तो फॉरेस्ट का जिसका कट ऑफ ऊपर जाता है उसकी भी कट ऑफ ही क्लियर होती थी. तो आई थिंक प्रीलिम्स में तो अच्छा. तो आपने क्या किया था प्रीलिम्स प्रिपरेशन में? आप कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज आप पढ़ते थे, तो एग्जैक्टली आपका अप्रोच क्या था पीवाईक्यू का? सर जैसे कि खाली पीवाईक्यू में जैसे हर साल के 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं खाली जो 100 क्वेश्चन है उनके आंसर याद ना करूं,
तो वो तो आई थिंक बहुत ही नैरो अप्रोच हो जाती है। तो मैं क्या करता था कि जो भी मैं पीवाईक्यू है उनको जो है गूगल पे सर्च कर देता था, और उनका कोई अगर कुछ उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई विकिपीडिया पेज आ रहा है तो मैं उस पे जाके खुद से पढ़ता था, और उसके बाद खुद से उसके नोट्स भी बना देता था। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं जो पढ़ रहा था पता चला अगले साल के मैं उसमें गया और वही सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो गए। पीवाईक्यू तो बेसिक आपने पढ़ाई किया, Exactly. वही आ गया। वही आ गया। मैंने कहा ये तो मैंने अपने नोट्स में लिखा था और वही आ गया, क्योंकि एक्चुअल में मैंने उसके रिसर्च किया था, वो खुद से ही किया था। अब 4 ऑप्शंस भी दिए होते हैं यूपीएससी में। ऐसा होता है कि जो इस साल ऑप्शंस में है जो चीज, वो अगले साल एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी आ सकता है। The question भी and options भी, study both of them together. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मुझे ये बताइए, पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि हर बच्चे को पता है, तो क्या मिस्टेक होती होगी? एवरी स्टूडेंट आई नोस कि हाँ पीवाईक्यू करना है, एवरी स्टूडेंट आई नो सेज हाँ एनसीईआरटी करना है, तो तेरे बच्चे क्या मिस्टेक कर जाते हैं इसमें? पीवाईक्यू कर ही रहे होते हैं, तो आपके अप्रोच और किसी और अप्रोच में क्या फर्क हो जाता है? सर जैसे मैं अपने कुछ 1-2 दोस्तों के एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। तो मैंने एक से पूछा कि आपने पीवाईक्यू कर लिए? तो वो बोलता है कि हाँ जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उनके सारे फाइनल आंसर याद कर लिए। तो अब पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं था कि अगर आप 6-7 साल के कर रहे हो तो इसका मतलब आपके 700 क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएगा। अच्छा, तो वो याद नहीं करने होता है। मेरे को एक्चुअल में याद तो कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने एक्चुअल में उसको जो है एनालाइज करके वो इम्बाइब कर लिए सर वो चीजें, कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूपीएससी हर साल लगभग रिपीट करता है बहुत सारी चीजें। तो उन कॉन्सेप्ट्स की आपको निटी ग्रिटी खुद से ही समझनी चाहिए। तो वही मैंने किया था कि मैं खुद से एनालाइज करके और निटी ग्रिटी समझने की कोशिश करता था, क्योंकि प्रीलिम्स इतना मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में काफी रैंडम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप अगर एनालिसिस करके जाओ पीवाईक्यूज का तो बहुत अच्छे से हो जाता है। प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यूज करने से उनकी जो यूपीएससी की वोकैबुलरी है कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से ऑप्शंस लिखते हैं, तो आई थिंक सर वो काफी अच्छा हो जाता है। अगर आप जो है वो वोकैबुलरी समझ जाओ तो 1-2 क्वेश्चन में बहुत फायदा मिलता है, जो कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व मत करो, पीवाईक्यूज को स्टडी करो। एग्जैक्ट, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। पीवाईक्यूज अपने आप में एक गाइडिंग सोर्स है, गाइड सोर्स है आपका। ओके फाइन, सो दिस इज वन एस्पेक्ट। अब ये बताइए कि आपका अप्रोच इन योर अदरवाइज जीएस कैसा होता था? डिड यू फॉलो सम नोट्स, सम इंस्टीट्यूट? आपने खुद से प्रिपेयर किया या आपने कुछ बेसिक करने के बाद में खुद आपने बिल्ड किया? क्या अप्रोच था आपका जीएस के लिए? सर देखिए जीएस के लिए मेरा ऐसा था कि मैंने फाउंडेशन कोर्स तो किया था, तो मेरे कुछ कोचिंग के नोट्स थे, तो वो नोट्स मेरे पास थे, तो मैं उनको पढ़ता था, उनको मैंने काफी बार पढ़ा था। उसके बाद क्या था कि हर एक जीएस का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे जीएस 1 में अब अगर हम ज्योग्राफी देख लें तो उसमें मैप्स वगैरह बनाने होते हैं, तो वो उसकी अलग से प्रैक्टिस की थी। अब जीएस 2 है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स डालने होते हैं, कमिटीज डालनी होती हैं, तो उनके लिए फिर मैंने अलग से अपना वैल्यू एडिशन किया था। और उसके बाद जो बेसिक बुक्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जीएस 3 में भी जो है जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, डेटा फैक्ट्स हो गए, तो ये अलग से जो है ऐड करने होते हैं। बेसिक चीजें, बेसिक रिसोर्स जो थी मेरी, वो बेस मटेरियल मैंने अपना कोचिंग का ही बना लिया था, क्योंकि मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद आउटडेटेड होने लगता है सारा। तो पहले प्रोसेस आप सजेस्ट करेंगे कि पहले बेस बना लिया जाए, बेस किसी कोचिंग से या अपने आप कुछ नोट्स बना ले, बट द एक्चुअल प्रिपरेशन इज व्हेन यू बिल्ड द एडिशनल लेयर्स। सर बुक से हो, सो एडिशनल लेयर्स में बच्चा कैसे जानेगा कि कौन सा सेक्शन में किस टाइप का होना चाहिए वैल्यूएशन? हाउ डज द स्टूडेंट नो, हाउ विल ही नो? सर देखिए आई थिंक सबसे पहले जैसे मैं भी करता था, तो टॉपर स्टॉक वगैरह बच्चे जैसे नए नए होते हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोचिंग में भी कोई गाइडेंस लिया तो वो भी काफी आपको सही डायरेक्शन में ही गाइड करते हैं। तो ये सब आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस, आई थिंक उसको एनालाइज करके ही आपको समझ आएगा कि किस डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी है। अब कुछ चीजें बहुत ही नोन फैक्ट हो गई हैं कि भाई अगर आप जीएस 2 का कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल मेंशन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग आप मेंशन कर दोगे तो अच्छा रहेगा।
तो आई थिंक कुछ कुछ चीजें जो हैं, आप हर एक सब्जेक्ट की अपना कुछ की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, Okay. तो वो आपको जो है एनालाइज कर लेनी है बिफोर हैंड एग्जाम में जाने से पहले। तो अगर आप वो सब See, if I zero down, paper 2 is around a core subject. Paper 2 का है पॉलिटी गवर्नेंस एंड इनइक्वालिटीज, तो ये दोनों को मिलाकर होना चाहिए आंसर्स। पेपर 3 में कोर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एंड इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी है, उसके अराउंड होना चाहिए। सो ऑल एस्पिरेंट, दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आपने अगर कोर्स फाउंडेशन कर लिया है, ये वैल्यू एडिशन इज गोइंग टू बी द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड आई मस्ट टेल यू, निखिल हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन पेपर 3। पेपर 3 जहां पर बच्चों के मार्क्स 80 वगैरह में रह जाते हैं, निखिल हैड मैनेज्ड टू स्कोर 90+ मार्क्स। सो पेपर 3 के लिए आपने क्या एग्जैक्टली किया होगा? सर जैसे पेपर 3 है, तो पेपर 3 में एक्चुअल में पहले तो नैरो डाउन कर लेते हैं सिलेबस वाइज। जैसे मैं जाता हूँ तो सिलेबस में कुछ जनरल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उनका मैंने बेसिक स्टडी कर रखा था। उसके अलावा जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट ही ले लेते हैं, उसका NSO PLFS का जो डेटा आता है, सो उसका डेटा बेस्ड सोर्स ये सब मेंशन करना चाहिए। प्लस इकोनॉमी के क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे के कुछ समरी नोट्स वगैरह मैंने बना लिए थे। प्लस बजट होता है, तो बजट के भी नोट्स और समरी था, वो मैंने मेंशन भी कुछ क्वेश्चन में कर दिए थे। सब बियॉन्ड रेगुलर कोर्स के कंटेंट से है। बेसिकली आई थिंक GS3 तो काफी ज्यादा डायनामिक ही होता है करंट अफेयर्स में, इसलिए थोड़े इसमें ये सब करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, तो एग्रीकल्चर में भी उन्होंने काफी अच्छे से दे रखा है, सिलेबस में ही सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। MSP हो गया, बफर स्टॉक हो गया, स्टोरेज वगैरह। तो आई थिंक वो सब मैंने अच्छे से उनका बेसिक तो पढ़ ही रखा था। प्लस जैसे पिछले साल कुछ गवर्नमेंट की स्कीम आई थी स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, तो मैंने एग्जैक्टली वो सब पढ़ रखा था कि कितने MMT, कितने मिलियन मैट्रिक टन का गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है ना। तो वो सब ऐड करोगे तो ज्यादा होगा। और कुछ इसमें अलग एस्पेक्ट दूसरा आता है, एनवायरमेंट होता है, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आई थिंक उसके भी कुछ कुछ की बेसिक्स होते हैं, वो आप जो है कोचिंग या कैस्मेटिकल से आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके अलावा भी आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह, कुछ एग्जाम्पल, अब कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है अगर करंट अफेयर्स में, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। सोशल मीडिया पे जैसे इस बार एक क्वेश्चन था, तो कोई केस स्टडी आप मेंशन कर सकते हो। तो मेरे को याद है कि मैंने एक मुंबई पुलिस की एक सोशल मीडिया लैब्स करके एक थी, तो वो कैसे सोशल मीडिया एनालिटिक्स करते थे, तो वो सब मैंने मेंशन किया था। तो आई थिंक ये सब केस स्टडी, आई थिंक बच्चों के जनरल धारणा है और फियर भी है कि फैक्ट्स, डेटा ज्यादा याद करना नहीं चाहिए, या फिर डेटा वगैरह बड़ा बोरिंग होता है, कैसे याद करें, एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दो, फैक्ट्स पे इतना ध्यान मत दो। लेकिन आपके कन्वर्सेशन से मुझे कुछ और दिख रहा है। So what is your opinion on this data, facts, examples, specifics? How important they are? सर आई थिंक सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनालिसिस के बिना तो आंसर बनेगा ही नहीं, पहली बात। ठीक है। तो एनालिसिस तो हमें करना ही होता है, लेकिन ये है कि आप एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को, उसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो काफी बोलो लगेगा, तो फिर उसमें थोड़े मार्क्स कम ही आने के चांसेस हैं। तो एक तो हो गया हमारा एनालिसिस, उसके बाद फिर उसको सब्सटेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कोई डेटा डाल दिया, तो उससे पता चला कि भाई अब अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में अगर हम बोल रहे हैं इशू है, तो वो NSO PLFS की रिपोर्ट से अगर वो आप सब्सटेंशिएट कर दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी देता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रही बात जो डेटा फैक्ट्स, आई थिंक ओवरडू कभी नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीजें जैसे न्यूज़पेपर में जो बहुत हेडलाइंस पे आ रही हैं, वही डेटा फैक्ट जो है याद करो। आप फालतू में कुछ ज्यादा ही मतलब हर चीज पे माइन्यूटली अगर डेटा फैक्ट याद करोगे तो बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली आपको समझ आएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी रिपोर्ट आ रही है, उसका अगर कोई हेडलाइन ही डेटा है कि भाई 2027 तक शायद हम जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस रीच कर देंगे, WMO की रिपोर्ट थी, तो आई थिंक ये सब तो मेंशन, ये सब मेंशन कोर कंसेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं उसके सपोर्ट पे डेटा होना चाहिए। सम एग्जांपल्स के साथ में, सोर्स के साथ में, दैट गिव्स आंसर इट्स वेटेज। Yes, correct, sir. Another important information for all of you. निखिल आते हैं from very modest background, from a small town. He has worked his way academics में, and he has been engineer from IIT Delhi.
इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है राइटिंग स्किल, और इनका ऑप्शनल भी मैथमेटिक्स था। ये स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मोर देन 300 मार्क्स। हालांकि खुद कहते हैं कि 10-15 मार्क कम हो गए थे। तो हाउ डिड यू लर्न राइटिंग स्किल्स? बिकॉज आई थिंक राइटिंग स्किल्स इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन एग्जामिनेशन में। तो आपने कैसे सीखा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप ऐसे में कैसे मार्क्स लेके आए? बिकॉज इस बार 24 एग्जामिनेशन अभी रिजल्ट आया है, एसएस में काफी कम मार्क्स है। जो आमतौर से बच्चे 125, 130 रखा करते थे, 140 रखा करते थे, इस बार टॉपर्स भी 100 के रेंज में है, 100, 110, 105। So any mark this year 110 and above is a good mark. Okay, बहुत कम बच्चों को मैंने सुना है स्कोरिंग 120, 130 प्लस। देखिए आपके मार्क्स अच्छे हैं ऐसे में। Okay, 111 आपका मार्क्स आया है, which I think इस साल के इसमें above average marks. So आपने राइटिंग स्किल कैसे किया और ऐसे कैसे प्रिपेयर किया? सर देखिए, डेफिनेटली राइटिंग स्किल्स नेचुरल तो नहीं थी मेरे लिए बिल्कुल भी। तो आई थिंक जब मेरे को याद है पहला मैंने अपना 10 मार्कर लिख रहा था कभी 2019 में, तो मेरे को 1 घंटे में तो वो नहीं लिखा गया था मेरे से। तो बेसिकली क्या होता है 10 मार्क 7 मिनट में। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मेहनत की, और बेसिकली वही है कि पहले तो एक फियर होता है, जैसे मेरे को था कि राइटिंग स्किल्स नेचुरली नहीं आती थी, तो वो ओवरकेम किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके लिए यही है कि देखिए राइटिंग स्किल्स ठीक है, बट मेन चीज है कि आपके पास थोड़ा कंटेंट होना चाहिए। अब इनिशियली कंटेंट नहीं था तो ज्यादा टाइम लगा था, फिर एक बार थोड़ा कंटेंट डेवलप हो जाए और उसके बाद फिर कैसे आपको रिफाइन करना है कि वो सेम कंटेंट आपको कम वर्ड्स में डिलीवर करना है ना। और उसके बाद फिर कैसे वही है कि सब्सटेंशिएट आप करना सीख जाओ, कमेटी की रिपोर्ट डाल दी, फैक्ट डेटा डाल दिया, तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते रहता है। तो राइटिंग स्किल्स जो है मेरे लिए तो ये था कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जो कि मैंने काफी टाइम में सीख पाया, और शायद अभी भी इतना अच्छे से नहीं सीख पाया, लेकिन आई थिंक क्योंकि थोड़ा नेचुरल नहीं था मेरे लिए। बट आई थिंक इतना ही मैं बोलूंगा कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप लगे हुए हो, तो इतना है कि एक काफी अबव एवरेज लाइफ आप स्कूल ला सकते हो। पुअर मतलब राइटिंग इट टेक्स टाइम, इट ग्रोज ओवर यू। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इवन पीपल कमिंग फ्रॉम गुड प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स वो भी नहीं लिख पाते हैं। तो ये जो जिस टाइप का राइटिंग है, जिस टाइप का वोकैबुलरी चाहिए, इट्स नॉट वेरी इजी वोकैबुलरी टू गेट इन। यस सर, बिकॉज़ इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। राइटिंग स्किल इट इज नॉट लाइक कुछ इमेजिनेटिव राइटिंग स्किल्स है, ये एग्जैक्टली आपको जब पता होगा तभी आप लिख पाओगे। फाइन। और आपने एसेज में क्या किया? सो सर एसे में जैसे मेरे पहले काफी कम मार्क्स ही आते थे, और इस बार ठीक है थोड़े मतलब इम्प्रूव किया है मैंने लास्ट टाइम से। तो ऐसे में मैंने काफी ज्यादा काम किया था। तो पहले तो मैं ऐसे करता था कि मैंने टॉपर्स के ऐसे वगैरह पढ़े, उसके बाद वहां से कुछ कुछ कंटेंट बिल्ड करने की कोशिश की। फिर मैंने कुछ यही जो मेनली चलता है कि पेस्टल एनालिसिस, ये सब फॉलो किया, और उसके बाद कैसे इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेन करो, सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो ये सब मैं करता था। उसके बाद फिर मैंने सर आपका कोर्स भी जैसे ज्वाइन किया था 2022 में, तो उसके भी मेरे पास नोट्स थे। तो मेरे पास इस बार जो मेरे नोट्स थे मैंने वो रेफर किए। उसके अलावा मैंने काफी ज्यादा इस बार एसेज की प्रैक्टिस की थी, और मैंने ये देखा कि एसे में लिखना तो कंटेंट तो वही डालना है कि भाई पॉलिटिकली आपको उसको एनालाइज करना है, इकोनॉमिकली, बट एक फ्लो होना चाहिए आपके एसे में। और एसे में बेसिकली आप डायरेक्टली एग्जांपल अगर आप लिख दोगे कुछ भी, तो उससे मार्क्स नहीं फैश होते आई थिंक। तो मेरा ये रहता था कि अगर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो मैं पहले उस पैराग्राफ की स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में थीसिस टाइप कुछ ऐसा लिखूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर उसको सब्सटेंशिएट करूंगा एग्जाम्पल में। तो आई थिंक ये जो मैंने ऐसे लिखा था, तो उसमें पहले वाले ऐसे में तो मैंने पूरा ये कर दिया था अपना इम्प्लीमेंट, कि मैं खाली बेयरली हर पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, बट एक कुछ अपना डिस्कशन है, एनालिसिस एक बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा हूँ कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और इसके पीछे मेरा ये बेसिस है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो एक फ्लो थोड़ा मेंटेन होना चाहिए। और आई थिंक थोड़ा ऐसे जैसे फिलोसफिकल आते हैं, तो इस बार मैंने कुछ फिलोसफी की भी काफी जो है देखा था कि वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी, सॉक्रेटिस वगैरह को इस बार मैंने किया था मेंशन। तो मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए नेचुरल नहीं था, तो मेरे को ये सब एक्स्ट्रा अलग से करना पड़ा। तो आई थिंक ये सब मिक्स किया था मैंने। और थोड़ा सा ये था कि जैसे आपने भी एक चीज सिखाई थी कि कैसे
रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में। तो मैंने इस बार थोड़ा ये किया था, खाली थियरी लिखना नहीं है कि एग्जाम्पल ये है ऐसे, एक रीजन देना, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे एनालिटिकल होगा तभी एस्टैब्लिश करना है। इनफैक्ट ये सही पॉइंट पकड़ा आपने। बहुत एसेज में देखता हूं जिसमें कि इन द नेम ऑफ मेकिंग द एसे रिच बच्चे एग्जाम्पल कर रहे तो वो भी बहुत सुपरफिशियली मेंशन। नॉन वायलेंस इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल गांधी जी। वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एग्जाम्पल मदर टेरेसा। वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट फॉर डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन। कोई डिस्कशन नहीं, कोई एलैबोरेशन नहीं, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं। सो यस, सो एग्जाम्पल ही मत लिखो, बट so if I take the liberty because हम कैमरा में है, how did he help you in the essay course that you think आपका essay better हो पाया, or you could probably break some gems that you had in essay writing? So सर, जैसे कि आपने जो essays का एक फॉर्मेट वगैरह आपने बताया था कि भाई इंट्रो होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन। सो इंट्रो में जैसे मेरा अप्रोच ये रहा कि मैं एनेक्डोट लिखता था, और उसके बाद क्या था कि जैसे आपने बताया था कि आप जो कीवर्ड्स होते हैं तो कीवर्ड्स को आप डिफाइन कर दो। तो मेरा ये कहता था कि एनेक्डोट के बाद में कीवर्ड जैसे जो भी थे जो टॉपिक में उनको डिफाइन किया, और उसके बाद फिर ये रहता था कि कैसे रीजन दो कि जो कोड लिखा है वो आपने समझाया था कि कैसे रीजनिंग देनी होती है, ना कि खाली एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट। तो आई थिंक वो सब मैंने किया था, और फिर जो एंड में होता है कंक्लूजन से पहले थोड़ा सा एक वे फॉरवर्ड टाइप चीजें ऐड करनी होती है। To follow a canvas, a proper, yeah, that's of course what we do. Anyways, I'm very happy of qualified. एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई आपने। When I asked you कि प्रिपरेशन शुरू करने का क्या समय होता है, ठीक है? So मैं चाहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट्स को बताइए what is your perception of the right time to start and what mistake you did because you gave the first attempt by again. Yeah. So please, if you can share a nice insight for me, you please tell them. तो पहले तो सर आई थिंक सबको अपना अपना सेल्फ एनालिसिस ही करना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली एक टाइम की सबको उस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए ऐसा तो नहीं बोलूंगा, बट मैं अपना जैसे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने एक्चुअल में कॉलेज के साथ ही पहला अटेम्प्ट दे दिया और आई थिंक डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को जितना समझ आया, आई थिंक वो एक प्रूडेंट स्टेप नहीं था कि डायरेक्टली जंप कर देना इस एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा ये है कि एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं है, थोड़ा मैच्योरिटी और आपकी सोशल स्किल्स उस सब का भी एग्जाम है। तो आई थिंक मैं तो यही सजेस्ट करूंगा अगर किसी को कि आप जो है कॉलेज के बाद कुछ साल आप जो है कुछ वर्क एक्सपीरियंस दे दीजिए, जॉब कीजिए, थोड़ा सा एक्सपोजर आप लो, और उसके बाद आप आके अटेम्प्ट लो, तो आई थिंक ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि कंटेंट आप पढ़ते रहोगे लेकिन आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको दूसरा एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली एकेडमिक्स से लिंक्ड एग्जाम मुझे जैसा लगता है वो नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको लिंक वगैरह करना होता है काफी ज्यादा, तो वो तभी आता है जब आपको थोड़ा ब्रॉड लाइफ में आपका एक्सपोजर हो। तो हर टाइप के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कर रहे हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि थोड़ा सा if I take the wisdom from this, number one, examination is a test of some element of maturity. आपका सोच, आपका एप्लीकेशन, how you are reasoning, lot of issues around you, which probably बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है इनिशियली, लेकिन एक ऑनेस्टी होनी चाहिए about कि भाई what is the level of maturity. That's one. Second, I think very importantly said is that it is not a test of knowledge. It's not just of information alone. It's a test of many more things, because आप हार्डकोर जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे। ओके, एंड थर्ड आई टेक फ्रॉम हिम इज कि अटेम्प्ट बस ऐसे ही मत दो, राइट? आई थिंक योर इनिशियल अटेम्प्ट्स गेटिंग इम्पैक्टेड वाज बिकॉज इट वाज एन इंपल्सिव वन, एंड माइंड यू निखिल इज अ गुड स्टूडेंट, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। इन्होंने मैथमेटिक्स लेके क्वालिफाई किया है, IIT दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, he has been a topper all through his life, yet he made the mistake of not understanding examination properly. तो अगर मैं इनको ब्रीफ में जब शेयर करना चाहिए, आप बताइए कि एग्जामिनेशन को समझने का तो what should be the mindset, क्या जानना जरूरी है एग्जाम के बारे में,
Okay, ताकि वो बच्चा उस डायरेक्शन जाकर वो सीख पाए अबाउट एग्जामिनेशन। सो पहले तो आई थिंक सर एग्जामिनेशन का जैसे ना सिलेबस काफी अच्छे से डिफाइंड है, खासकर जो मेंस वगैरह का। तो आप जो है सबसे पहले आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिलेबस को थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, उसको जो है फिर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फिर हर सिलेबस के हर टॉपिक से ये समझ आता है कि यूपीएससी इतने डेप्थ में पूछ रहा है, तो आपको बस उतने तक ही लिमिट करना चाहिए अपने आप को, ना कि कुछ उससे ज्यादा पढ़ने का। क्योंकि जितना मुझे लगता है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाती है, उसके बाद फिर ज्यादा पढ़ने से फिर कुछ उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो हम जैसे मेरे को काफी ज्यादा अटेम्प्ट लगे, तो आई थिंक मैंने काफी ज्यादा ही पढ़ लिया और फिर एग्जाम वाले दिन कुछ ज्यादा रिजल्ट उसका दिखा नहीं। तो अगर आप जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने रिसोर्सेज को आई थिंक कंसाइज करना स्टार्ट कर दें बाई सीइंग की सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अदरवाइज आप जो है मतलब नॉलेज सीकर और इन्फॉर्मेशन कलेक्टर ही बन के रह जाएंगे और आपका जो गोल है वो शायद अचीव ना हो पाए फिर। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच निखिल। मेरे ख्याल से इन सभी टॉपर्स का जो इंटरव्यूज आप देखते हैं हमारे अदरवाइज ऑल्सो, इसको थोड़ा सा इंटरनलाइज करें। दे स्पीक विद सम विजडम, विद सम एक्सपीरियंस। हालांकि टीचर्स भी कुछ ऐसे ही कहते हैं, बट आई थिंक टॉपर्स के मुंह से सुनकर ज्यादा कन्विक्शन होता है, इट्स मोर क्रेडिबल देयर। नेवरदलेस, माय विशेस टू यू, okay, do well in life, a great officer. We're proud to have been associated with you, Nikhil. And all of you, reach out to us. हमारे कुछ और भी वीडियोस हैं on how to prepare, how to understand questions, how to ensure कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सिलेबस समझने में. Watch those videos also. So we hope to call Nikhil again sometime later on for his inputs. For now, thank you so much. Thank you.